कल हमने नेशनल इनकम अकाउंटिंग कंप्लीट की है। अभी दूसरा चैप्टर है, हालांकि सिविल सर्विसेज में उतना रिलेवेंट है नहीं, लेकिन इन्फ्लेशन पढ़ने के लिए, बाद में मनी पढ़ने के लिए, या जनरल पर्सपेक्टिव में अगर इकोनॉमी को देखा जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि इसमें डिमांड पढ़ते हैं, सप्लाई पढ़ते हैं, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। तो इसीलिए जो आज का टॉपिक है, लेक्चर है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेस पे रहेगा, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की वो इकोनॉमिक्स है जिसमें आप जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो आप ऑब्जर्व करते हो या स्टडी करते हो एट कंज्यूमर लेवल और सिंगल बिजनेस यूनिट्स, ठीक है। जो भी इकोनॉमिक्स है, यानी कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, कंज्यूमर लेवल के ऊपर, एक बंदे की जो भी कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन है या कंज्यूमर डिमांड है, या एक बिजनेस यूनिट जो सिंगल बिजनेस यूनिट है, उसके बेसिस पे जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टडी करते हो, उसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है अल्फ्रेड मार्शल का। किसका रहा है? अल्फ्रेड मार्शल का। दैट इज व्हाई ही इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। अब क्यों पढ़ना जरूरी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों जरूरी है? एक इंडिविजुअल लेवल पे ऊपर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों जरूरी समझे, हम कंज्यूमर बिहेवियर क्यों समझे, इंडिविजुअल बिहेवियर क्यों समझे? क्योंकि ये एक कनेक्टिंग लिंक रहता है लार्जर इकोनॉमी का। जब हम छोटे लेवल के ऊपर एक इंडिविजुअल की इकोनॉमिक बिहेवियर को या डिमांड एंड सप्लाई को समझते हैं, तो एक लार्जर लेवल पे जो इकोनॉमी है उसके साथ एक कनेक्टिंग लिंक रहती है। बात समझ, जब हम एक इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल की बिहेवियर क्या है विद रेस्पेक्ट टू कंजप्शन, उसकी डिमांड क्या है, वो क्या खरीदना चाहता है, उसके लिए क्या सप्लाई होनी चाहिए, तो ये पता होना चाहिए। क्योंकि एक इंडिविजुअल लेवल के बिहेवियर के ऊपर ही मार्केट क्रिएट होती है। यानी कि मार्केट तभी क्रिएट हो सकती है जब एक मार्केट को पता होगा कि एक बंदे की डिमांड क्या है। एक बंदा अगर मोबाइल फोन खरीदना चाहता है कि कौन सा मोबाइल फोन, क्या आईफोन खरीदना चाहता है कि एंड्रॉइड, तो वैसी मार्केट बनेगी। तो एक इंडिविजुअल, एक कंज्यूमर डिसाइड करता है कि मार्केट कैसी, उसकी जो बिहेवियर है, कंजप्शन बिहेवियर है, उसकी नीड जो है, ठीक है, उसकी डिजायर जो है, वो डिसाइड करता है कि मार्केट कैसी होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को, हालांकि सिविल सर्विसेज में उतना ज्यादा डिटेल में माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई का पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। मार्केट का, मार्केट के टाइप्स क्या होते हैं, मार्केट को कौन चलाता है, क्या एक ही किस्म की मार्केट है या बहुत सारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स की मार्केट है, क्या मोनोपोलिस्टिक मार्केट है या ओलिगोपोली है, क्या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, कौन सा कंपटीशन फिर मार्केट के बीच में होता है, ठीक है। उसका इन्फ्लुएंस डिमांड के ऊपर, एक इंडिविजुअल की डिमांड के ऊपर कितना है, एक इंडिविजुअल के लिए जो सप्लाई चीजें की जाती है कितना है, ठीक है। इसलिए ये जरूरी डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पढ़नी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में? सबसे पहले हम देखते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। टर्म्स हैं, व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर? कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है? हु इज कंज्यूमर? वन पर्सन हु अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड। अब एक बंदा, उसका बिहेवियर क्या है, कौन से गुड्स वो कंज्यूम करना चाहता है, ठीक है। क्या ड्यूरेबल गुड्स वो कंज्यूम करना चाहता है, क्या नॉन ड्यूरेबल करना चाहता है, क्या पेरिशेबल गुड्स कंज्यूम करना चाहता है, क्या नॉन पेरिशेबल गुड्स कंज्यूम करना चाहता है। ड्यूरेबल गुड्स वो होती हैं कि जिनकी ड्यूरेशन बहुत ज्यादा, लाइफ बहुत ज्यादा है, यानी कि जो सालों साल चल सकते हैं। नॉन ड्यूरेबल जो आप इमीडिएटली फ्रीक्वेंटली यूज करते हो, उसके बाद यूज नहीं कर सकते। पेरिशेबल गुड्स वो होती हैं जो इमीडिएटली खत्म हो सकती है, यानी कि जिनकी वाटर सेचुरेशन होती है, तो वाटर सेचुरेशन की वजह से वो खराब हो सकती है। जैसे आपकी दूध है, ठीक है, जैसे टोमेटो है, जैसे प्याज है, ये पेरिशेबल है क्योंकि जल्दी खत्म हो सकता है। नॉन पेरिशेबल जो जल्दी इमीडिएटली खत्म, वो फूड्स, वो क्रॉप्स, वो फूड जो खत्म जल्दी नहीं हो सकता, जैसे पल्सेस हैं, जैसे सीरियल्स हैं, जल्दी पेरिश नहीं हो सकते। तो एक इंडिविजुअल की भी डिमांड, इंडिविजुअल का बिहेवियर विथ रिस्पेक्ट टू दीज थिंग्स, विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट्स, कौन सा बिहेवियर, कैसा बिहेवियर है, क्या एक इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल बेस्ड गुड्स, कैपिटल बेस्ड गुड्स खरीदना चाहता है या एग्रीकल्चरल बेस्ड गुड्स खरीदना चाहता है। इट ऑल डिपेक्ट्स द बिहेवियर ऑफ ए कंज्यूमर, जिसको हम कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। क्या खाना चाहता है वो, क्या पीना चाहता है। एक बंदा जो है, उसकी
डिजायर क्या है, इस बंदे की डिजायर क्या है, ये कौन से गुड्स, कौन सी सर्विसेज कंज्यूम करना चाहता है, इसका टेस्ट क्या है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर का टेस्ट, कंज्यूमर की डिमांड, कंज्यूमर की डिजायर क्या है, उसको क्या कहते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर। एक चीज तो ये रहती है इसमें, कंज्यूमर बिहेवियर। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो है, रोल ऑफ मार्केट। रोल ऑफ मार्केट, मार्केट किसको कहेंगे हम, मार्केट वो एक एरिया है जहां पे बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है, या वो एक एरिया है जो एक कंज्यूमर के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये वो एरिया है, वो स्पेसिफिक लोकेशन है जहां पे बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर के लिए अवेलेबल रहते हैं। लेकिन रैंडमली कोई भी गुड और कोई भी सर्विस अवेलेबल, ये वही गुड एंड सर्विस अवेलेबल होता है जिसकी डिमांड कंज्यूमर करता है। अब बात समझ रहे हैं, इसका मतलब है मार्केट का होना, मार्केट की स्पेसिफिसिटी, यानी कि किस बेसिस पे मार्केट होगा, कौन से गुड्स के डिपेंडेंट होगा मार्केट, किस कौन से वाले गुड्स मार्केट देगा, ये डिपेंड करता है कि कंज्यूमर्स की डिमांड क्या है। बात समझ आ रही है, और कंज्यूमर्स की डिमांड डिपेंड करती है कंज्यूमर बिहेवियर पे। कंज्यूमर्स की डिमांड ऑब्वियसली किसके ऊपर करेगा, इसका मतलब है मार्केट का होना, कौन सी मार्केट है, कैसी मार्केट है, किस तरह की मार्केट है, ये सारा डिपेंड करता है कि एक कंज्यूमर या बहुत सारे कंज्यूमर्स की डिमांड, एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट बिहेवियर कैसा, ठीक है। दूसरा ये होता है। तीसरा, आप जब मार्केट में जाते हैं ना, बहुत सारी दुकानें होती हैं, ठीक है, तो आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं, मानो कि एक्स, ठीक है, इस एक्स की प्राइस है मानो 20 रुपीज, लेकिन आपको ये प्राइस महंगी लगी, ठीक है, क्या लगी, महंगी लगी, तो आप प्रोडक्ट वाई खरीदोगे क्योंकि इसकी प्राइस क्या है, कम है। और साथ साथ ये जो एक्स और वाई है ये रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। क्या है, आप आईफोन खरीदना चाहते थे, आईफोन की कीमत 1 लाख है, तो आप खरीदना चाहते थे लेकिन कीमत उसकी ज्यादा है, 1 लाख है। अब इसके बरक्स आप क्या खरीदोगे, एंड्रॉयड फोन जिसकी कीमत है 30,000। प्रोडक्ट तो रिलेटेड है ना, जो काम आप आईफोन से लेना चाहोगे वो आप एंड्रॉयड से भी ले लोगे। इसका मतलब है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रिलेटेड होती हैं, क्या होती हैं, जिनको हम रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं। कि मार्केट में आपको वैसी चीजें भी मिलेंगी, अगर एक कंज्यूमर कोई एक खास चीज खरीदना चाहता है लेकिन प्राइस के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, प्राइस के बेसिस पे, सबसे पहले उसको प्राइस के बेसिस पे पता चलेगा कि प्राइस है क्या, ठीक है। लेकिन प्राइस कब देखेगा वो, प्राइस देखने से पहले वो अपनी इनकम देखेगा, देखेगा कि नहीं देखेगा, आप समझ रहे हैं, यानी कि उसको अपनी जेब में देखना है कि उसके पास क्या उतने पैसे हैं कि जिसके बेसिस पे वो आईफोन खरीदेगा, अगर नहीं है तो कितने पैसे है, लेकिन फोन तो खरीदना है। अब वो आईफोन नहीं खरीदेगा, एंड्रॉइड खरीदेगा। इसका मतलब है ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं ये एक दूसरे के साथ क्या है, रिलेटेड है। वैसे प्रोडक्ट्स को कहते हैं रिलेटेड गुड्स, क्या कहते हैं, रिलेटेड गुड्स। और जो ये इफेक्ट रहता है कि आपकी इनकम कम है, इस वजह से आप जो चीज खरीदना चाहते थे वो नहीं खरीद पा रहे हो, बदले में आप कोई और चीज खरीदोगे जिसकी कीमत आपकी इनकम के साथ मैच करती है, उस इफेक्ट को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन। यानी कि आपने सब्स्टिट्यूट चूज किया, यानी कि आप जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते थे वो आप नहीं खरीद पाए क्योंकि बिकॉज ऑफ प्राइस, अब उसका सब्स्टिट्यूट एंड्रॉयड फोन है जो आप खरीद, ठीक है। इसका मतलब ये भी चीज मैटर करती है, कंज्यूमर बिहेवियर। बात समझ आ रही है। इसके साथ साथ एक और चीज मैटर करती है कि साइज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन अभी तक समझ आ रहा है, हम शुरुआत कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है डिमांड एंड सप्लाई। अभी हम डिमांड एंड सप्लाई पे पहुंचे नहीं, अभी मैं आपको थोड़ी टेक्निकल चीजें बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें होती हैं जो इस मार्केट के लिए, या मार्केट जो इसके लिए इन्फ्लुएंस करता है, कंज्यूमर बिहेवियर के लिए इन्फ्लुएंस करता है, या कंज्यूमर बिहेवियर मार्केट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। एक और चीज है जिसको कहते हैं साइज ऑफ पॉपुलेशन। एक बंदा है जो फैक्ट्री जिसने बनाई है, ध्यान से सुनना, इस फैक्ट्री में जो भी चीजें बन रही है, ठीक है, चीजें बन रही और एक कुछ खास प्राइस के ऊपर बन रही है, मानो 2 रुपीज, 2 रुपीज, 2 रुपीज, ठीक है। इसकी, इन चीजों की डिमांड कुछ है, मानो कि लोग कर रहे हैं, 5 चीजें हैं, लोग भी 5 है, बराबर बराबर है ना, जितनी सप्लाई है उतनी डिमांड भी, तो प्राइस यही है 2 रुपीज। अब क्या हो गया कि इन चीजों की डिमांड बढ़ गई।
अब 5 के बदले में ये 10 हो गए। क्या हो गए? 10 हो गए, लेकिन सप्लाई उतनी ही है ना जितनी पहले थी। ये तो डिमांड बढ़ गई। अब ऑब्वियसली जब सप्लाई उतनी ही है तो डिमांड बढ़ गई तो क्या हो सकता है? प्राइस बढ़ जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात? क्योंकि सप्लाई कांस्टेंट है ना, तो इसकी प्राइस पहले 2 थी, अब 10 हो सकती है। आप समझ रहे मेरी बात? तो एक सिचुएशन ये भी होती है ना। अब कितनी पॉपुलेशन डिमांड करती है? अगर ज्यादा पॉपुलेशन डिमांड करती है और सप्लाई कम है, इसका मतलब है प्राइस बढ़ सकता है। अगर ज्यादा पॉपुलेशन है और सप्लाई उतनी ही है, कांस्टेंट सप्लाई, सप्लाई बढ़ी और ना ही घट गई, कांस्टेंट है, लेकिन डिमांड ज्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन का कंज्यूमर बिहेवियर या कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो गया या पॉपुलेशन की डिमांड बढ़ गई है, तो प्राइस क्या हो सकती है? उल्टी सिचुएशन आ सकती है कि अब पहले क्या थे 10, अब वापस आ गए 4 पे। क्या आ गए? डिमांड कम हो गई, सप्लाई उतनी ही है ना, सप्लाई उतनी ही है जितनी पहले थी, उतनी ही सप्लाई कांस्टेंट। इसका मतलब है अब उनकी सप्लाई कांस्टेंट है, वहां से डिमांड कम होगी, इसका मतलब है प्राइस बढ़ेगी नहीं। अब फैक्ट्री वाला चाहेगा कि मेरी चीजें बिकनी चाहिए, तो वो प्राइस कम करेगा। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है? प्राइस। और रहता है कि नहीं रहता है? प्राइस इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा, लोग चीजें खरीदेंगे। अगर प्राइस ज्यादा होगा, लोग चीजें नहीं खरीदेंगे। इसका मतलब है जो प्राइस है दैट इन्फ्लुएंसेस डिमांड, है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? प्राइस इन्फ्लुएंसेस डिमांड। अगर प्राइस कम हो जाएगी, लोग चीजें खरीदेंगे। अगर प्राइस ज्यादा होंगी तो लोग चीजें नहीं खरीद पाएंगे। बात समझ आ रही? एक और चीज में, एक फैक्ट्री वाला, ध्यान से सुनना, एक फैक्ट्री वाला तभी प्राइस बढ़ा सकता है जब उसको लगे कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में, या उसके पास उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की उतनी सप्लाई नहीं। दो ही सिचुएशन हो सकती है ना। या तो किसी प्राइस की, मानो कि एप्पल्स की प्राइस तब बढ़ सकती है जब एप्पल शॉर्ट सप्लाई होगी, एप्पल्स कम होगी। कहते हैं ना कि इस बार एप्पल्स कम थे तो प्राइसेस बढ़ गई। आप समझ रहे मेरी बात? या तो एप्पल्स की क्या होगी? शॉर्ट सप्लाई कम होगी, यानी कि जितनी डिमांड ज्यादा है उतनी सप्लाई है नहीं, तो प्राइसेस बढ़ जाएगी। बात समझ आ रही? तो दूसरी सिचुएशन में कैसे हो सकता है? पहली सिचुएशन तो ये है कि एप्पल्स की सप्लाई उतनी नहीं है लेकिन डिमांड बढ़ गई। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि एप्पल्स की सप्लाई भी बढ़ जाएगी, डिमांड भी बढ़ जाएगी। कैसे? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सप्लाई बढ़ने से भी प्राइस बढ़ सकता है, कि सप्लाई भी बढ़ गई और उधर उधर से प्राइस भी बढ़ गई? डिमांड एक इंडिविजुअल कैसे कर सकता है और क्यों करता है? डिमांड एक इंडिविजुअल क्यों करता है और कब करता है? एक इंडिविजुअल कब डिमांड करेगा? जब उसके पास पैसा अवेलेबल है। इफ आई हैव मनी इन माई पॉकेट आई विल डिमांड। अगर मेरे पास पैसा, इसका मतलब अगर पैसे का फ्लो कम होगा लोगों के बीच में, पैसे का फ्लो कम होगा, मे बी कीमतें बढ़ जाएंगी। अगर पैसे का फ्लो ज्यादा होगा, आप समझ रहे मेरी बात, क्या कीमतें बढ़ सकती है? पैसे का फ्लो कम होगा, कीमतें रेस्ट्रेंट भी हो जाती है। पैसे का फ्लो अगर कम हो जाएगा ना पब्लिक में, तो कीमतें रेस्ट्रेंट भी हो जाती है। क्योंकि अगर आपके पास बल्क में पैसा अवेलेबल होगा ना, तो जो 10 रुपए की चीज है वो 20 में खरीदोगे, क्योंकि मनी हैज लॉस्ट इट्स पावर। जो मनी का वैल्यू होता है वो कम हो जाता है। इसका मतलब है मनी वैल्यू या मनी कितना है मार्केट में, वो भी डिसाइड करता है कि एक इंडिविजुअल की डिमांड कैसी होगी। मनी मेरे पास कितना है, मेरे पास मतलब पब्लिक के पास, पब्लिक मनी सर्कुलेशन पब्लिक में कितना है, वो भी डिसाइड करेगा ना कि डिमांड कितनी होनी है कितनी नहीं होनी। और वो डिसाइड जब करेगा डिमांड ज्यादा होगी कि नहीं, उसकी वजह से प्राइस भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है मनी सर्कुलेशन की वजह से भी प्राइस चेंज हो सकते हैं, क्योंकि मनी सर्कुलेशन ज्यादा होगी, मनी लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे। तो डिमांड जब ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली अगर एक सप्लायर के पास पैसा, सप्लाई कितनी भी होगी, प्राइसेस बढ़ेंगे। आप बात समझ रहे? एक तो सप्लाई कम है, सप्लाई कम है तो वैसे भी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। जिसको कहते हैं कभी कभार अचानक सप्लाई बंद हो जाती है। जैसे पहले जमाने में टनल ब्लॉक हो जाती थी, तो जम्मू कश्मीर वैली में क्या होता था कि चीजों की कीमत अचानक बढ़ जाती थी। उसको कहते हैं सप्लाई शॉक, कि अचानक से टनल बंद हो गई, जितनी गाड़ियां थी सप्लाई लेके आ रही थी जम्मू से दिल्ली से, वो नहीं आ पाई, 100 दिन 15 दिन नहीं आ पा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे वैली में क्या होता था, कश्मीर में प्राइसेस बढ़ जाते, सप्लाई शॉक। और कभी कभार ऐसा भी होगा कि जब लोगों के पास पैसा बहुत होगा और वो डिमांड बहुत करते हैं, डिमांड बहुत करते हैं, मे बी उस वक्त सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं हो सकती, प्रोडक्शन उतनी ज्यादा, तो उस वजह से भी क्या होता है, प्राइसेस कम।
बात समझ आ रही? लेकिन ये सारा जो खेल है, ये जो सारी प्ले जो है, ये मार्केट प्ले कर रहा है। इट इज द मार्केट। आप समझ रहे हैं? कंज्यूमर बिहेवियर भी डिसाइड कर सकता है और मार्केट भी डिसाइड करता है। इसका मतलब है कंज्यूमर और मार्केट डायरेक्टली एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? इसी के बेस पे हम ये देखेंगे कि कैसे एक मार्केट में या एक सोसाइटी में डिमांड इन्फ्लुएंस होती है प्राइस से, और कैसे एक सोसाइटी में, एक मार्केट में सप्लाई इन्फ्लुएंस होती है प्राइस से। क्योंकि प्राइस, मैंने पहले भी बोला है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसके ऊपर दी जाती है, क्योंकि एक इंडिविजुअल, एक कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल सिंगल बिजनेस यूनिट, उसका हमेशा जहन में होता है कि प्राइसेस। दैट इज व्हाई दिस माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज प्राइस थ्योरी। बात समझ आ रही है? और सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि व्हाट इज डिमांड। डिमांड क्या होती है? डिमांड क्या होती है? अभी हमने थोड़ा पिछला वाला एक कंसेप्ट भी पढ़ना है जो मैं साथ में भी पढ़ाऊंगा। डिमांड क्या होती है? क्या है डिमांड? अगर डिमांड को डिफाइन करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे डिमांड को डिफाइन? बताइए। ये मानो एप्पल है, ठीक है? मैं डिमांड की डेफिनेशन बता रहा हूं आपको। ये एप्पल है, एक इंडिविजुअल है, ठीक है? इंडिविजुअली एप्पल खरीदना चाहता है, जिसकी कीमत मानो 200 रुपया है। एक एप्पल की कीमत कितनी है? 200 रुपया। अब ये इंडिविजुअल खरीदना चाहता है, खरीदना चाहता है, उसको कहते हैं विलिंगनेस। इसकी चाहत है कि ये इस एप्पल को खरीदना चाहता है, विलिंगनेस, ठीक है? कोई भी चाह सकता है, या बदले में ये आईफोन खरीदना चाहता है, एप्पल को छोड़ो, 1.15 लाख जो नया वाला होगा, कोई भी आईफोन 17 16 जो भी, ये चाहता है इंडिविजुअल। लेकिन क्या इसके पास कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए ना? क्या होनी चाहिए? कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, विलिंगनेस भी और कैपेबिलिटी। तो हम डिमांड तभी कह सकते हैं कि एक बंदा विलिंग है कोई चीज खरीदने के लिए और उसकी कैपेबिलिटी है। अगर मैं ये बोलूं कि दिस मैन डिमांड फॉर दिस आईफोन, तो मैं कहूंगा डिमांड को कैसे? डिमांड फॉर एनी गुड इज विलिंगनेस एंड कैपेबिलिटी ऑफ ए कंज्यूमर टू बाय एंड कंज्यूम। इट इज एक्चुअली विलिंगनेस एंड कैपेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर टू बाय ए प्रोडक्ट, टू डिमांड ए प्रोडक्ट। आप समझ रहे हैं? कोई भी चीज खरीदना चाहता है और उसके पास वो कैपेबिलिटी है, उसको कहते हैं डिमांड। तभी तो डिमांड कर सकता है। कि किसी ने गाड़ी खरीदने की डिमांड की, इसका मतलब एक तो उसकी विलिंगनेस है, विलिंगनेस इज इंपॉर्टेंट, और उसके बाद उसके पास कैपेबिलिटी है कि पैसा है कि वो गाड़ी खरीद सकता। बात समझ आ रही है? तो डिमांड फॉर एनी गुड और सर्विस इज एक्चुअली ए विलिंगनेस एंड कैपेबिलिटी ऑफ ए कंज्यूमर टू बाई इट। आप समझ रहे? हम सिर्फ डिमांड की बात करें, सप्लाई की नहीं। इट इज ऑल अबाउट द डिमांड। सो डिमांड क्या है? डिमांड फॉर एनी पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज इज एक्चुअली द विलिंगनेस एंड कैपेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर। तो जब इसकी विलिंगनेस भी होगी और इसके पास कैपेबिलिटी भी है, तो ये डिमांड करेगा। बात समझ आ रही है? अब दूसरी बात है, क्या इसकी डिमांड फुलफिल होती है कि नहीं होती है? क्या इसकी डिमांड फुलफिल होती? मैं डिमांड की डेफिनेशन बता रहा हूं। मैं डिमांड की डेफिनेशन, क्या ये फुलफिल होती है या नहीं होती, वो कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। अब कौन कौन से कंडीशंस हैं जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं? डिमांड को डिटरमाइन, डिटरमाइन विच डिसाइड्स द डिमांड, उनको कहते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्या कहते हैं? डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। आपको डिमांड की डेफिनेशन समझ आ गई? डिमांड की डेफिनेशन है कि एक बंदे की विलिंगनेस है और उसकी कैपेबिलिटी है कोई चीज खरीदने की, किसी चीज को डिमांड करने की, उसको डिमांड। अब इस डिमांड के लिए, जो भी डिमांड करता है, इसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं डिमांड। अपार्ट फ्रॉम कि उसकी कीमत क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर है जो डिमांड डिसाइड करता है कि सबसे पहला क्या देखा जाएगा, डिमांड के लिए क्या देखा जाएगा। Good. सबसे पहले ये कंज्यूमर जब डिमांड करना चाहेगा तो क्या देखेगा? प्राइस ऑफ गुड। आईफोन का प्राइस, व्हाट इज द प्राइस ऑफ आईफोन? अगर आईफोन का प्राइस देख लिया तो साथ साथ उसने एंड्रॉयड का प्राइस भी देख लिया, वो रिलेटेड गुड है ना। इसका मतलब है दूसरा जो डिटर्मिनेंट है वो है प्राइस ऑफ
रिलेटेड गुड, ये भी एक डिटर्मिनेंट है। पहले कीमत देखेगा जो जिस चीज की वो डिमांड करना चाहता है, उसके बाद जो रिलेटेड गुड है उसका देखना चाहता है। इसके बाद कौन ऐसा फैक्टर है जो डिसाइड करता है? टेस्ट ऑफ ए कंज्यूमर। टेस्ट ऑफ ए कंज्यूमर, यानी कि इस कंज्यूमर का टेस्ट क्या है वो भी डिसाइड करेगा डिमांड को। क्या वो चाहता है फोन खरीदना? नहीं चाहता है। चौथा, इनकम ऑफ कंज्यूमर। क्या इस बंदे की क्या है? इनकम। अगर उसकी इनकम अच्छी है तो खरीदेगा, इनकम कम है तो नहीं खरीद सकता। बात समझ आ रही है? इसके ऊपर एक इफेक्ट पड़ेंगे हम, जिसको कहते हैं इनकम इफेक्ट। जब आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आपकी डिमांड उन चीजों के लिए बढ़ जाती है जो कीमती होती है। जब आपकी इनकम घट जाती है तो आपके लिए उन चीजों की डिमांड घट जाती है जो कीमती है, तो फिर आपके लिए उन चीजों की डिमांड बढ़ जाती है जो सस्ते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? एक और, साइज ऑफ मार्केट या पॉपुलेशन। क्या पॉपुलेशन का असर डिमांड के ऊपर पड़ सकता है? मार्केट का असर डिमांड के ऊपर पड़ सकता है? कैसे? साइज ऑफ मार्केट, एक्चुअली इट इज साइज ऑफ मार्केट। Does market size have any say in demand? Yes. अगर एक ही दुकान है किसी secluded place पे, तो आपके पास choices नहीं रहती है ना। You don't have choices, आपको खरीदना ही खरीदना। अगर मार्केट का साइज बड़ा है, आपके पास वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो आपके पास चॉइस है। इसका मतलब है मार्केट का साइज कितना बड़ा है, छोटा है कि बड़ा है, दैट विल एक्चुअली इन्फ्लुएंस और एक्चुअली इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ ए कंज्यूमर। सो इट इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड। One is price of a good for which your demand is there. Then there is price of related good. If not this, then this. Then there is taste of consumer. Then income of consumer. Then market. एक और है which is very much important for demand and which decides the demand is state of technology. State of, अगर किसी सप्लायर के पास, किसी प्रोड्यूसर के पास अच्छी टेक्नोलॉजी हो और यहां से डिमांड बढ़ गई है, बोला कि मुझे 40 प्रोडक्ट्स चाहिए आईफोन के, मुझे इमीडिएटली चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इमीडिएटली वो सप्लाई हो सकता है। अगर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो जैसे हम गाड़ियों के लिए जैसे बुकिंग करते हैं ना, जो खास गाड़ी होती है, यूनिक गाड़ी, बड़ी गाड़ी, उसके लिए कंपनी वाले कहते हैं कि आपको 15 दिन 20 दिन वेट करना पड़ेगा। तो एक कंज्यूमर को वेट करना पड़ता है। उसके बाद अगर आप छोटी गाड़ी देखोगे, छोटी गाड़ी, तो वो इमीडिएटली आ जाती है, उसके लिए वेट। इसका मतलब उसको बनाने के लिए जो आर्ट जो है, आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो अवेलेबल है। लेकिन जो बड़ी गाड़ी है, फॉर एग्जांपल BMW है, जो भी होगी, उसके लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल, मे भी उसमें कोई स्पेयर पार्ट अभी लगाना है, तो टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी तो आपको इमीडिएटली जो भी चीज आप डिमांड करोगे, आपको इमीडिएटली वो अवेलेबल हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? ऑल दीज आर पार्ट ऑफ डिमांड, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। यानी कि what determines the demand, these are the major factors which decide. First one is price, obviously, then the price of related good, taste of a consumer, income of a consumer, size of market and state of technology. ठीक है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें क्या देख रहे हैं हम? डिमांड। ठीक है, बात समझ आ रही? एक लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं, बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं, अपार्ट फ्रॉम प्राइस ऑफ ए गुड, अपार्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ ए गुड, ऑल अदर फैक्टर्स, उनको हम कांस्टेंट रखेंगे। उनको हम, देखिए सुनिए, मैं एक पेन खरीदना चाहता हूं। क्या खरीदना चाहता हूं? ध्यान से सुनो। कौन सा वाला? ये सेंसर वाला पेन, टीच मिंट का पेन, यही मेरी डिमांड है। लेकिन अगर मेरे पास ऑप्शन होंगे ना बाकी सारे, इसके बदले में कोई और पेन, ये महंगा पड़ गया, वो तो फिर मैं वो चीजें खरीदूंगा ना। आप समझ रहे? तो मेरी तो डिमांड फुलफिल होगी ना, होगी कि नहीं होगी? लेकिन अगर बाकी चीजें अवेलेबल नहीं होंगी, बाकी चीजें अवेलेबल नहीं, आप ये मैं ऐसा सोचूंगा कि बाकी चीजें हैं नहीं, कांस्टेंट है, तो फिर मेरी डिमांड इस चीज के, इस पेन के प्राइस के ऊपर पड़ेगी ना। मेरी डिमांड का दारोमदार किसके ऊपर पड़ेगा? क्योंकि बाकी चीजें अवेलेबल थी, इसीलिए जब मुझे लगा कि ये कॉस्टली है, तो मैं फिर बाकी चीजों की ओर देखने लगा। मुझे आईफोन खरीदना था, तो महंगा लग गया, तो बाकी चीजें अवेलेबल थी ना,
तो मैंने एंड्रॉयड फोन देख लिया, मैंने अपना टेस्ट चेंज किया। क्या किया? मेरा टेस्ट आईफोन था, अब नहीं है। बात समझ आ रही? मेरी इनकम कम है, मैंने बोला कि नहीं इनकम कम है। अब मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि बाकी जितने भी हैं डिटर्मिनेंट्स, ध्यान से सुनना, चाहे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। चाहे टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, ये भी क्या है? कांस्टेंट। चाहे इनकम ऑफ कंज्यूमर, ये क्या है? कांस्टेंट। चाहे साइज ऑफ मार्केट, ये क्या है? कांस्टेंट। चाहे स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये क्या है? बाकियों को मैंने सबों को कांस्टेंट रखा। अब मेरी डिमांड किस पे डिपेंडेंट है? प्राइस ऑफ ए गुड। आप समझ रहे मेरी बात? नाउ माय डिमांड विल बी डिपेंडेंट ऑन दिस पेन एंड इट्स प्राइस। इसका मतलब है अगर इस पेन की प्राइस बढ़ गई तो मेरी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन, क्योंकि मेरी डिमांड अब फुलफिल नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रखी। अब अगर मैंने इस पेन की डिमांड की और ये पेन कॉस्टली निकला तो मेरी डिमांड क्या होगी? कम होगी ना? कम होगी कि नहीं होगी? अगर इस पेन की प्राइस कम हो जाएगी तो मेरी डिमांड इस पेन के लिए क्या होगी? बढ़ जाएगी। यही कहता है लॉ ऑफ डिमांड, कीपिंग ऑल द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। कीपिंग ऑल द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। कीपिंग ऑल द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ध्यान से सुनना, कीपिंग all the other factors constant. Law of demand states that price is inversely यहां इसे कहेंगे आप that demand of a demand of quantity of good is inversely proportional to price. आप समझ रहे? इसका मतलब है जब इसकी प्राइस बढ़ेगी तो मेरी डिमांड कम होगी। ध्यान से सुनना, ये क्या कहता है? डिमांड ऑफ गुड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। इसका मतलब ये है कि जब प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ऑफ गुड क्वांटिटी। और बात समझ रहे? या क्वांटिटी ऑफ गुड डिमांडेड सेम है। अगर इसकी प्राइस बढ़ जाएगी 2 तो मेरी डिमांड क्या होगी? गुड की कम हो जाएगी। ये कौन कहता है? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के लिए हमारी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो ऐसे है। ये कहता है कि क्वांटिटी ऑफ गुड डिमांडेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। एक तरफ से हम लिखेंगे क्या? प्राइस। दूसरी तरफ से लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांडेड। ध्यान से सुनना, क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांडेड। मानो ये 1 था, प्राइस क्या था? 1 रुपीज। क्या था? जब 1 रुपीज प्राइस था तो क्वांटिटी कितनी डिमांड की गई थी? बहुत ज्यादा। जब 1 रुपीज प्राइस था तो इतनी क्वांटिटी डिमांड की गई थी गुड्स की, जिसको हम Q1 कहते हैं। आर यू गेटिंग? जब प्राइस बढ़ने लगा, बढ़ेगा ना ऐसे, 2 रुपीज, क्वांटिटी कम होती गई। अब क्वांटिटी इतनी है Q2। जब प्राइस और बढ़ने लगा, क्वांटिटी और कम होती गई, Q3। जब प्राइस और बढ़ने लगा तो क्वांटिटी श्रिंक हो गई, इट केम डाउन टू Q4। विथ इंक्रीज इन प्राइस देयर इज डिक्रीज इन क्वांटिटी, एंड दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ डिमांड says. Law of demand says that quantity of good demanded is inversely proportional to price. यानी कि with increase in price there is decrease in quantity, or with decrease in price there may be increase in, and the graphical representation is such that the graph becomes downward slope है ना, from left to right. ये अपवर्ड स्लोप, अगर ये अपवर्ड स्लोप होता ना तो फिर इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होती है ऐसे, क्योंकि ये डाउनवर्ड स्लोप है ना। तो डाउनवर्ड स्लोप में क्या होता है कि इंक्रीज होने से डिमांड कम हो जाए। अब ये पॉसिबल कब है? इट इज पॉसिबल व्हेन यू हैव केप्ट ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अगर वो कांस्टेंट नहीं होते ना तो आप इस पेन के बदले में कोई और चीज लेते तो फिर क्वांटिटी कैसे रिड्यूस होती? क्वांटिटी तो डिमांड तो बढ़ती ना।
क्योंकि आपने बाकी फैक्टर्स क्या रखे, कांस्टेंट, एंड यू हैव ओनली कैलकुलेटेड डिमांड एंड प्राइस। ठीक है, समझ आ रहा है? अब सुने, एक इफेक्ट है, इनफैक्ट दो इफेक्ट्स हैं, प्राइस बढ़ गया तो आपने डिमांड कम की, ठीक है। अब एक इफेक्ट है, ये इफेक्ट को कहते हैं इनकम इफेक्ट। क्या कहते हैं? इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट कहता है कि जब आपकी इनकम कम होती है, क्या होती है? व्हेन यू हैव लेस इनकम, योर डिमांड फॉर गुड्स विल डिक्रीज। योर डिमांड फॉर गुड्स विल, गुड्स की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी ऑब्वियसली। लेकिन जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी, क्या बढ़ जाएगी? इनकम, तो गुड्स की डिमांड क्या होगी? आप समझ रहे बात? एक और चीज यही के साथ, मेरी इनकम अभी कम है, मेरी इनकम बहुत कम है, मैं वो प्रोडक्ट्स कंज्यूम करता हूं जो सस्ते हैं। मेरी इनकम 5,000 है मानो, कितनी है? तो मैं वो गुड्स प्रेफर करता हूं फॉर एग्जांपल खाने पीने के लिए, जिनको हम कहते हैं स्टेपल फूड। क्या कहते हैं? स्टेपल फूड, चना, ज्वार, बाजरा। ध्यान से, क्योंकि इनकम मेरी कम है ना, इसका मतलब है जो बड़े गुड्स हैं, बाकी प्रोटीन बेस्ड गुड्स, उनकी डिमांड तो कम हो रही है ना। मेरी डिमांड किन के लिए ज्यादा हो रही है? स्टेपल फूड के लिए, क्योंकि सस्ते हैं। जिस दिन मेरी इनकम 15,000 होगी, कितनी होगी, तो मैं ये स्टेपल फूड्स कंज्यूम करूं? नहीं। मैं क्यों करूंगा? मैं कौन से फूड्स कंज्यूम करूंगा? मैं करूंगा रिच न्यूट्रिएंट बेस्ड, जिनमें रिच न्यूट्रिएंट्स होंगे, जैसे फिश, जैसे मैं करूंगा मीट, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। आप बात समझ रहे हैं? इनकम इफेक्ट कह रहा है कि इनकम इफेक्ट, अगर आपकी इनकम कम है तो आपकी डिमांड बड़ी चीजों के लिए कम हो जाएगी, तो आप प्रेफर करोगे वो गुड्स जो जो उतने ज्यादा न्यूट्रिएंट बेस्ड, जिनको हम कहते हैं इंफीरियर गुड्स। क्या कहते हैं? इंफीरियर गुड्स, ऑब्वियसली इंफीरियर इन द क्वालिटी। इसका मतलब है जो हायर गुड्स हैं, सुपीरियर गुड्स हैं, वो आप कंज्यूम। बात समझ आ रही है? जब आपकी इनकम क्या होगी? कम। जब आपकी इनकम कम होगी, या ऐसा होगा कि जब उन चीजों के लिए जो आप पहले, फॉर एग्जांपल फिशेस, आप पहले कंज्यूम करते थे, सस्ती थी, अब फिशेस महंगी हो गई। अब किंग फिशेस क्या होगी? अब मीट क्या हो गया? महंगा। अब ऑयल क्या हो गया? यू विल रिजॉर्ट नाउ टू व्हाट? दीज गुड्स, इंफीरियर गुड्स। ऐसे इसको कहते हैं गिफन गुड। क्या कहते हैं? गिफन गुड्स। क्या कहते हैं? गिफन गुड्स। गिफन गुड्स मतलब इंफीरियर गुड्स। कब होगा? जब आपकी इनकम कम हो जाएगी, यू विल नॉट कंज्यूम द superior goods, you will resort to inferior goods, inferior in the sense which have low nutrient base। ठीक है, जैसे सीरियल्स हैं, जैसे ज्वार है, जैसे बाजरा है, जैसे चना है। आप समझ रहे मेरी बात? और उन गुड्स को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गिफन गुड्स। उस इफेक्ट को कहते हैं गिफन इफेक्ट। एक बंदा था इकोनॉमिस्ट, उसी के बेस पे आ गया गिफन गुड और गिफन इफेक्ट। गिफन इफेक्ट होता है कि जब आपकी इनकम कम हो जाएगी एंड चीजों की प्राइस, वो चीजें जो आप पहले कंज्यूम कर रहे थे, जिनको कहते हैं रिचर फूड्स, क्या कहते हैं, अब उनकी कीमत बढ़ चुकी है, क्योंकि वो आप कंज्यूम नहीं कर सकते। यू विल रिजॉर्ट टू व्हाट? यू विल रिजॉर्ट टू स्टेपल फूड, यू विल रिजॉर्ट टू इंफीरियर गुड्स। उनको क्या कहते हैं? गिफन गुड्स। और इस इफेक्ट को कहते हैं गिफन इफेक्ट। बात समझ आ रही है किसकी मैं बात कर रहा हूं? इनकम इफेक्ट। हम क्या पढ़ रहे हैं? डिमांड। ओके, एक और चीज है, एक और इफेक्ट, ये समझ आया ग्राफ आपको? ओके। अब दूसरा जो इफेक्ट है उसको कहते हैं वेबलिन इफेक्ट। क्या कहते हैं? वेबलिन इफेक्ट। ये फिर मैं क्या कह रहा हूं? व्हाट इज दिस? व्हाट आर गिफन गुड्स? व्हाट आर वेबलिन गुड्स? आई थिंक दिस इज एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। अभी तो हमने कहा था ना कि ये हम कांस्टेंट रख रहे हैं, लेकिन इधर तो मैं कुछ और बता रहा हूं। These two effects, these two goods are exceptions to what? Law of demand. One is Giffen good, another is Veblen good or Veblen effect. अब Veblen goods कौन से? Veblen भी एक इकोनॉमिस्ट था। इस बंदे ने कहा कि बहुत सारी चीजें सोसाइटी में ऐसी हैं जिनकी कीमत अगर बढ़ भी जाती है, तब भी आपकी डिमांड उनके लिए कम नहीं हो सकती। बहुत सारी गुड्स सोसाइटी में ऐसी हैं जिनकी डिमांड अगर बढ़ भी जाती है, तब भी आप, जिनकी प्राइस अगर बढ़ भी जाती है, तब भी आपकी डिमांड उनके लिए कम, क्योंकि वो गुड्स क्या होते हैं? दे आर एक्चुअली स्टेटस सिंबल्स। क्या है? स्टेटस सिंबल। यानी कि अगर वो गुड्स आप खरीदेंगे तो आपका स्टेटस सोसाइटी में बढ़ जाएगा। यू विल बी सिंबलाइज्ड एज ए गुड पर्सन। जैसे हमारी सोसाइटी में जो स्टेटस सिंबल है, दैट इज गोल्ड। गोल्ड।
अब देखो अभी मार्केट में गोल्ड बहुत कीमती हो गया ना, कितने लाखों में आ गए, अब 10 ग्राम कितने लाखों में आ गए, 1.12 लाख समथिंग है ना। उसके बावजूद भी लोग खरीद रहे हैं। कीमतें बढ़ रही हैं लेकिन लोग खरीद रहे हैं फॉर फंक्शंस, फॉर मैरिजेस, फॉर अदर पर्पसेस। क्यों? बिकॉज द गोल्ड इज कंसिडर्ड एज अ स्टेटस सिंबल। अगर आपने गोल्ड नहीं वियर किया होगा या आपके पास अवेलेबल नहीं होगा तो फिर आपको कंसिडर किया जाएगा यू आर सेपरेटेड फ्रॉम द सोसाइटी। सो दीज थिंग्स लाइक गोल्ड, ज्वेलरी, अदर थिंग्स, आज के डेट में तो कार्स भी, ये भी स्टेटस सिंबल बन गया ना। अब तो हर घर के पास गाड़ी है, तो गाड़ी भी एक स्टेटस सिंबल बन गई है। तो वेबलिन कहता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनकी प्राइस अगर बढ़ भी जाती हैं लेकिन उनकी डिमांड कम, दैट मीन्स दैट वायलेट्स द लॉ ऑफ डिमांड, दैट मीन्स दैट आर एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ, that effect is called as Veblen goods and those goods are called as Veblen, that effect is called as Veblen effect and those goods are called as Veblen goods। so जिनमें क्या होगी एग्जांपल, सबसे बड़ी एग्जांपल है गोल्ड। that means these two effects, Veblen and Giffen goods, are exceptions to the law of demand. Law of demand states that for any good if the price increases demand decreases, that means demand of a good is inversely proportional to the price of the good। बात समझ आ रही? But Giffen tells that if somebody, a person consumes superior goods for some time, if the there is increase in superior goods, then the consumer will resort to what? Inferior goods. There will be increase in demand of inferior goods. Same like Veblen goods, those goods even if the price increases still demand remain the same, it does not change at all because those goods are considered as the status symbols। बात समझ आ रही? ओके, नाउ दीज टू वर व्हाट? एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। हम क्या पढ़ रहे हैं? लॉ ऑफ डिमांड। अब आइए तीसरी चीज पे, एक और चीज जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्योंकि हमने आगे पढ़ना भी है, क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़नी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहता है कि अगर आपको एक चीज, प्रोडक्ट ए खरीदना था, ये महंगा पड़ गया, क्या पड़ गया, तो आप इसका एक रिलेटेड चीज खरीदोगे। क्या खरीदोगे? यानी कि यू विल फाइंड द सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोडक्ट ए विच वुड बी द प्रोडक्ट बी। फॉर एग्जांपल, एक बंदा कॉफी पीता था। क्या पीता था? कॉफी। अब कॉफी प्राइसली होगी, कॉस्टली होगी, देन दैट पर्सन विल रिजोर्ट टू टी। दैट मींस टी became substitution for the coffee। कॉफी महंगी हो गई थी, अब वो क्या पिएगा? बट ये क्या है? दीज आर नॉट कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है? क्या इसके बढ़ने से इसके ऊपर कोई असर पड़ा? नहीं पड़ा। इंस्टेड लोगों ने क्या किया? अगर कॉफी की प्राइस बढ़ गई, उन्होंने क्या किया? दे आर नॉन कॉम्प्लीमेंट्री। क्या है? नॉन। कुछ चीजें होती है कॉम्प्लीमेंट्री। क्या होती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर इंक की प्राइस, इंक जानते हैं आप? इंक की प्राइस अगर बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली पेन्स की प्राइसेस बढ़ जाएगी। अगर इंक की प्राइस बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? पेन्स की प्राइस बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इंक इज ए कॉम्प्लीमेंट्री टू पेन, क्योंकि पेन में इंक ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, क्या हो गए? पेट्रोल के प्राइसेस बढ़, तो कार्स जो आएंगी ना वो भी महंगी आएंगी। इसका मतलब है पेट्रोल इज कॉम्प्लीमेंट्री टू कार। यहां पे टी इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू कॉफी। अगर कॉफी की प्राइस बढ़ जाती है, पीपल विल रिजॉर्ट टू टी। टी के ऊपर कोई फर्क, क्योंकि कॉफी बढ़ गई, टी नहीं बढ़ गई। लेकिन कुछ चीजें एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होती है। यानी कि इस पेन में जो इंक लगती है, अगर वो इंक महंगी होगी, ऑटोमेटिकली पेन का प्राइस 10 से लेके 20 हो जाए। अगर पेट्रोल 200-300 लीटर आ गया तो ऑब्वियसली गाड़ियों की प्राइस, आप समझ रहे हैं मेरी बात? सो दोज प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ डिमांड। क्या यहां पे हम क्या कर रहे हैं? बात किसकी? डिमांड। समझ आ गया? समझ आ रहा है? इसके साथ साथ हमें आगे पढ़ना है कि इलास्टिसिटी वगैरह क्या है। ये आप इधर ही रखिए। एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने कल नहीं पढ़ाया, वो कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट एक्चुअली। एक कॉन्सेप्ट है अपार्ट फ्रॉम दिस, जिसको कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। क्या कहते हैं? परचेजिंग पावर पैरिटी। और दूसरा होता है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट। हम बात कर रहे थे ना कल इनकम की, तो ग्लोबल लेवल पे जो IMF, पर्टिकुलरली वर्ल्ड बैंक या ग्लोबल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
वो एक्चुअली कौन सी इकोनॉमीज को कंपेयर करती है। अगर उनको दो इकोनॉमीज को कंपेयर करना पड़ेगा, मानो कि यूएस की इकोनॉमी को कंपेयर करना है और इंडिया की इकोनॉमी को कंपेयर करना है आईएमएफ ने, तो कैसे कंपेयर करेगा। एक तो नॉर्मली हम नेशनल इनकम की बात करें जिसको नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, लेकिन आज के डेट में ज्यादातर जो कंपेरेबिलिटी होती है वो एक ही चीज के ऊपर होती है, वो होती है परचेजिंग पावर पैरिटी। लेकिन उससे पहले हमें क्या समझना है, एक्सचेंज रेट्स क्या होती है। एक्सचेंज रेट हम क्या देखते हैं कि हमारी जो करेंसी है, हमारी करेंसी जो है डोमेस्टिक करेंसी कौन सी है, इंडियन रुपीज। दिस इज द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ इंडिया। इसका वैल्यू विथ रेस्पेक्ट टू एनी फॉरेन करेंसी, विथ रेस्पेक्ट टू एनी फॉरेन करेंसी क्या है, यानी कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंडियन रुपीज विथ रेस्पेक्ट टू एनी फॉरेन करेंसी। क्योंकि दुनिया में ग्लोबलाइज्ड करेंसी अगर हम बात करें तो एक ही है जिसको हम कहते हैं डॉलर, यूएस डॉलर। इट इज, क्योंकि ये हर जगह चलता है इसलिए इसको कहते हैं डियर करेंसी। क्या कहते हैं, डियर करेंसी। सो जब भी हमें कंपैरिजन करना होगा कि हमारी करेंसी और फॉरेन की कौन सी करेंसी, तो हम इन दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं कि मतलब कितने पैसे एक डॉलर के बराबर हैं या कितने डॉलर एक रुपये के बराबर हैं। तो एज ऑफ नाउ अराउंड 87.27 इंडियन रुपीज बराबर है एक डॉलर की। इसका मतलब है एक्सचेंज रेट ऑफ इंडियन करेंसी इज एक्चुअली 87.27 इंडियन रुपीज विथ रेस्पेक्ट टू द $1। दैट मींस $1 इज इक्विवेलेंट टू 87 रुपीज। ये इंडिया की करेंसी का एक्सचेंज रेट है। अब दूसरा कंसेप्ट जो है परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी मतलब, परचेजिंग पावर मतलब किसी भी करेंसी की पावर कितनी है, वो कितनी चीजें परचेज, यानी कि एक रुपये में हम कितना परचेज कर सकते हैं, एक इंडियन रुपीज में क्या क्या आ सकता है और एक यूएस डॉलर में क्या क्या आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक इंडियन रुपये में यूएसए में कितना आ सकता है और एक यूएस डॉलर में कितना आ सकता है, इंडिया में कितना आ सकता है। एक यूएस डॉलर में कितना आएगा इंडिया में, 87। आपको तकरीबन एक बर्गर आ जाएगा। क्या एक रुपीज में एक बर्गर आ सकता है, नहीं आ सकता है। इसका मतलब पैरिटी कितनी है, डिफरेंस कितनी है, यानी कि परचेजिंग पावर में कितनी डिफरेंस है। परचेजिंग पावर ऑफ इंडियन रुपीज, परचेजिंग पावर ऑफ डॉलर, इसमें फर्क है। जो आपको $1 में मिल सकता है शायद वो ₹1 में, दैट इज द डिफरेंस एंड दैट इज वायर द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस मेजर द इकोनॉमीज ऑफ वर्ल्ड। अब नेशनल इनकम के बेसिस पे अब एक मुल्क की करेंसी का वैल्यू कितना है, उसकी परचेजिंग पावर कितनी है, उसके बेसिस पे अब इकोनॉमीज मेजर की जाती है। फॉर एग्जांपल आईएमएफ की तरफ से डेजिग्नेटेड जो 5 करेंसीज हैं, टॉप 5 करेंसीज, उसमें सबसे पहले आ जाता है यूएस डॉलर, उसके बाद आ जाता है यूरो। क्या आ जाता है, यूरो किसका है, यूरोपियन यूनियन की करेंसी। किसकी करेंसी है, यूरोपियन यूनियन में करीबन 27 कंट्रीज हैं, ये हैं यूरो। उसके बाद आ जाता है येन। क्या आ जाता है, येन है जापानीज, किसकी है, जापानीज। उसके बाद आ जाता है युवान, युवान है चाइनीज, इसका दूसरा नाम है रेन मिन बी। और लास्ट पे आ जाता है पाउंड। क्या आ जाता है, पाउंड। ये किसकी करेंसी है, ये यूनाइटेड किंगडम की करेंसी। दीज आर द 5 मेजर करेंसीज ऑफ वर्ल्ड, जिसके बेसिस पे आप एक्सचेंज, फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज कर सकते हैं। क्योंकि टॉप की करेंसी कौन सी है, यूएसए, इसलिए ग्लोब में हर जगह हर मुल्क में डॉलर चलता है। इसलिए जब भी आपको पैरिटी देखनी होती, एक्सचेंज रेट देखना होता है, तो आप डॉलर के बेस पे देखते हैं। इन 5 करेंसीज के बेसिस पे आप, ये बेस्कट्स कहते हैं इनको, आईएमएफ के बेस्कट्स, इनको बेस्कट्स कहते हैं। तो आप अपनी परचेजिंग पावर, अपनी करेंसी की परचेजिंग पावर देख सकते हैं कि आपकी करेंसी की परचेजिंग पावर कितनी है, दूसरी करेंसी की परचेजिंग पावर इंटरनेशनल मार्केट में या किसी भी मार्केट में कितनी। इसको कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि इट इज एक्चुअली द परचेजिंग पावर ऑफ डिफरेंट करेंसीज इन ग्लोब या एट इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, तो एक कंसेप्ट छूट गया था परसों, ठीक है, ये लिखना है। ठीक, बैंड वैगन या डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव इफेक्ट ये होता है कि जब एक सोसाइटी में, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी में कुछ लोग कोई चीज खरीदते हैं, कोई किसी चीज की डिमांड करते हैं, तो उसका इन्फ्लुएंस दूसरे लोगों के पड़ता है। यानी कि अगर कोई मोबाइल फोन खरीदेगा तो मैं भी मोबाइल फोन खरीदूंगा। अभी जो हाल फिलहाल में आईफोन की डिमांड बढ़ गई, वो डिमांड ज्यादातर डिमॉन्स्ट्रेटिव इफेक्ट क्रिएट करता है कि लोगों की डिमांड ऑन द बेस ऑफ टेस्ट नहीं है, लोग की डिमांड ऑन द बेस ऑफ इट इज बिहेवियर नहीं है, क्योंकि दूसरे बंदे ने वो खरीदा है इसलिए मैं खरीदता हूं। इट शोज अ डिमॉन्स्ट्रेशन कि देखो मेरे पास भी है। जैसे रिसेंट एग्जांपल्स में थार एक गाड़ी है जो कश्मीर में बहुत पॉपुलर हो गई। क्यों पॉपुलर होगी, क्योंकि सब खरीद रहे हैं, चाहे उसकी यूटिलिटी
हो ना हो। यूटिलिटी पे भी मत बताऊंगा कि यूटिलिटी क्या होती है। व्हाट इज यूटिलिटी, व्हाट इज यूटिल। अब सुनिए, डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट या बैंड वैगन इफेक्ट ये होता है कि जब एक बंदा या एक ग्रुप ऑफ पीपल कोई चीज खरीदते हैं तो उसका इन्फ्लुएंस दूसरे लोगों पे आता है और दूसरे लोग वो चीज डिमांड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल आर बाइंग रिचर, किसी फेमस पर्सनालिटी या फेमस सेलिब्रिटी या फेमस बिजनेसमैन ने कोई चीज खरीदी, तो पूरी उसको पिक करके आम लोग भी वो चीज, भले ही उनके पास वो कैपेसिटी हो या ना हो, भले ही वो चीज उनके लिए यूटिलिटी क्रिएट करती है या ना करती है, लेकिन वो खरीदते हैं। क्यों? दिखाने के लिए, फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, दिखाने के लिए। यानी कि हम दिखाने के लिए गाड़ी लाते हैं, हम दिखाने के लिए घर बनाते हैं, हम दिखाने के लिए आईफोन लाते हैं, दिखाने के लिए। वन हैज टू डेमोन्स्ट्रेट, अदरवाइज उसकी यूटिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती। दूसरा होता है स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट में क्या होता है कि एक बंदा, एक उसके पास एक खास चीज है, सिर्फ उसी के पास है और उसकी डिमांड वो करता है। जब उस चीज की डिमांड कोई और करता है तो उस खास बंदे ने उसकी डिमांड करना छोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल, एक जमाने में मोबाइल फोन बहुत कम लोगों के पास होते थे, तो पहली बार कीपैड वाले मोबाइल आ गए। ठीक है, जब एक किसी बिजनेसमैन के पास वो कीपैड मोबाइल था तो सिर्फ उसी के पास था, तो उसके लिए उसकी डिमांड बढ़ गई थी। लेकिन जब वो कीपैड मोबाइल सबके पास आ गई तो उस बिजनेसमैन ने वो कीपैड की डिमांड को कम किया, अब वो कोई और चीज ले रहा है। बात समझ आ रही है? स्नोब इफेक्ट में क्या होता है कि जो बाकी कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे। इंस्टेड, अगर आपने कोई चीज खरीदी है, अब अगर वो कोई और भी खरीदता वैसी चीज, तो आपकी डिमांड उस चीज के लिए खत्म हो जाती है। इट इज एक्चुअली कॉन्ट्रेरी टू द डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट या डिमॉन्स्ट्रेटिव इफेक्ट। डिमॉन्स्ट्रेटिव इफेक्ट में क्या करते हैं, आप एक दूसरे को देख के चीज खरीदते हैं। लेकिन स्नोब इफेक्ट में जो आपके पास चीज रहती है, अगर वो किसी और ने भी खरीदी तो आपकी डिमांड उसके लिए कम हो जाएगी। लेकिन डिमॉन्स्ट्रेटिव या बैंड वैगन इफेक्ट में क्या होता है कि जो दूसरा खरीदता है वही भी आप खरीदते। इसका मतलब दूसरे को देख के आपकी डिमांड। बात समझ आ रही है? ये सब चीजें आप कंज्यूम क्यों करते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर किसके बेस पे डिपेंडेंट रहता है? एक ही चीज के ऊपर, जिसको कहते हैं यूटिलिटी। क्या कहते हैं? यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फेक्शन। क्या कहते हैं? सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी निकला है इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, यूटिल्स। क्या किससे निकला है? यूटिल्स। अब सुनिए, यूटिल्स मतलब एक इंसान को सेटिस्फाई होता है ना जब वो खाना खाता है। आपके पास एक प्लेट में खाना है, आपने वो खाया, फिर जब आपको कोई पुश करता है कि एक्स्ट्रा खाना खाओ, एक चम्मच और, तो आप कहोगे नहीं, मेरा पेट भर गया। अब अगर मैं ज्यादा खाऊंगा, एक्स्ट्रा भी चम्मच खाऊंगा, तो मेरी सेटिस्फेक्शन की लेवल कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यूटिलिटी इज एक्चुअली सेटिस्फेक्शन। क्या है? आपकी जो चाहत है, वांट है, क्या वो सेटिस्फाई हो जाती है कि नहीं होती है? एक कंज्यूमर क्यों डिमांड करता है? क्योंकि उसकी सेटिस्फेक्शन पूरी करने के लिए। कोई भी चीज वो डिमांड इसलिए करता है कि उसकी सेटिस्फेक्शन पूरी हो जाए। मेरे पास मोबाइल फोन आ जाए तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊं, मेरे पास गाड़ी आ जाए तो फिर मैं क्या होगा? सेटिस्फाई हो जाऊं, मेरे पास कोई और बैंक बैलेंस आ जाए तो मैं फिर सेटिस्फाई हो जाऊं। लेकिन कब तक मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा? अगर मैं खाना खाना चाहता हूं तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा। कितने प्लेट? एक प्लेट? क्या एक प्लेट खाना खाने से मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा? हाँ। अगर मैंने एक प्लेट के अलावा एक चम्मच भी एक्स्ट्रा खाया तो मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल कम होती जाएगी। आप समझ रहे हैं? क्या हो जाएगी? कम। यानी कि ये जो यूटिलिटी है, ये दो तरह से रैंक की जाती है, ध्यान से सुनना। एक जिसको कहते हैं कार्डिनल। क्या कहते हैं? कार्डिनल। और दूसरा जिसको कहते हैं ऑर्डिनल। एक क्या होती है? कार्डिनल। कार्डिनल में जैसे नंबर्स 1 2 3 4 5। आप किसी चीज की डिमांड करेंगे ना, मोबाइल फोन की, आपने मोबाइल फोन लाया, आपकी मोबाइल फोन की सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी, फुलफिल होगी। अब अगर आप दूसरा मोबाइल फोन खरीदोगे तो आपकी सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी ना। इट इज एक्चुअली योर वांट, योर सेटिस्फेक्शन, जो आप पूरा करना चाहते हैं कोई भी चीज डिमांड करने के लिए। जब वो डिमांड फुलफिल हो जाती है तो आपकी सेटिस्फेक्शन। आप खाना खाते हैं, आपने एक चम्मच खाया, दो चम्मच खाया, तीसरा खाया, चौथा खाया, आपका आपका पेट भर गया। अब जब आपने पांचवा चम्मच खाया तो आपकी यूटिलिटी क्या होती है? थोड़ी सी कम, यानी कि आपकी सेटिस्फेक्शन डिक्रीज हो जाएगी। बात समझ आ रही है? क्योंकि आपका पेट भर गया, अब आप और खाना नहीं चाहते हैं, तो उसको कहते हैं, उसके लिए एक लॉ है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। जो एक्स्ट्रा आप यूटिल कंज्यूम करते हैं, यूटिल मतलब कोई भी यूनिट कंज्यूम करते हैं, उसकी वजह से आपकी सेटिस्फेक्शन के ऊपर कितना फर्क पड़ता है। यूटिलिटी इज एक्चुअल यूटिल्स। यूटिल्स दो तरह की होती है, या तो ये नंबर बेस्ड पे होगा या तो ऑर्डिनल। नंबर बेस्ड को क्या कहते हैं? कार्डिनल। इसको क्या कहते हैं? ऑर्डिनल मीन्स ऑर्डर बेस्ड, रैंक बेस्ड। जैसे अगर आप
मोबाइल फोन एंड्रॉइड वाला लाओगे तो आप कितना सेटिस्फाई हो जाओगे, अगर आप मोबाइल फोन आईफोन वाला लाओगे तो कितना सेटिस्फाई, ऑन द बेस ऑफ ऑर्डर ऑफ रैंकिंग, कि सबसे पहले आप किसको रैंक करते हो, आईफोन को, उसके बाद एंड्रॉइड को, उसके बाद कीपैड वाले मोबाइल को। यानी कि आपकी सेटिस्फेक्शन पूरे करने के लिए एक ऑर्डर है। अगर आप गाड़ी लाना चाहते हो, अगर आप रेंज रोवर लाओगे गाड़ी, तो आपकी सेटिस्फेक्शन पूरी हो सकती है। यानी कि रेंज रोवर की सेटिस्फेक्शन पहली, दूसरी रैंक पे है। अगर रेंज रोवर नहीं मिली तो फिर कौन सी लाओगे, कोई भी गाड़ी लाओगे। बात समझ आ रही है, मारुति सुजुकी लाओगे, डिजायर लाओगे, आप समझ रहे हैं। यानी कि जब आप यूटिलिटीज को कंपेयर करते हो ऑन द बेसिस ऑफ रैंक्स, यहां पे यूटिलिटीज को कैलकुलेट किया जाता है, कंपेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स, 1 2 3 4। क्या 4 मोबाइल फोन खरीदने से आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी? क्या 5वां जब खरीदोगे तो आपकी सेटिस्फेक्शन कम हुई होगी? आप समझ रहे हैं मेरी बात। सो इट ऑल कम्स अबाउट द यूटिलिटी। तो डिमांड इज ऑलवेज अबाउट द यूटिलिटी, कि आपकी विलिंगनेस है, आप खरीदना चाहते हो, लेकिन असल में आपकी सेटिस्फेक्शन को फुलफिल करता है। आप कोई भी चीज खरीदना चाहते हो इस वजह से, ताकि आपकी सेटिस्फेक्शन फुलफिल हो जाए। अब वो सेटिस्फेक्शन, वो जो यूटिलिटी है, वो किस बेस पे आप कर रहे हो, क्या नंबर्स के बेसिस पे, या ऑन द बेस ऑफ रैंक्स, ऑन द बेस ऑफ ऑर्डर्स? अगर आप नंबर्स के बेस पे करोगे तो उसको क्या कहेंगे, कार्डिनल यूटिलिटी। अगर आप ऑर्डर या रैंक के बेस पे करोगे तो क्या कहते हैं, ऑर्डिनल। बात समझ आ रही है?